Hello and a very good evening everyone. How are you guys doing today? Hi Pranesh, good evening Sanvi. Hi Riddhi, good evening. Hi Shanaz, Astha, Anya, Avni, Bharvi. Hi Hiya, Jay, Jeel, Kartavya, Krishnam, Manak, Manasvi. Good evening Mohak, Maitri, Nakul, Norita, how are you? Jai Hind Shreyash. Can't see you. Are you guys able to see me? Is the class today for 2.5 hours? No? Good evening, Anushka. Hi, Chelsea. Soon, Yashti, soon. Hi, Anshuman, Shubhangi. The duration will be 75 minutes. It's showing 11:30. नहीं नहीं 11:30 तक तो नहीं है भाई. नॉर्मल टाइम ही रहेगा. गुड इवनिंग नैतिक पहल. हाय दर्शन. यस नैतिक. कर्तव्य आई थिंक वहाँ पर कुछ एरर हुआ होगा. नॉर्मल टाइम जो उसी टाइम तक चलेगी क्लास. ओके. Good evening, Jeevani, Avni. Okay, so once again, a very good evening, everyone. My name is Abhishek Soni, and I welcome all of you to this session. आज के सेशन में we are going to discuss another important grammar topic called conjunctions. तो conjunctions I think पहले हमारा कभी discussion नहीं हुआ इस बारे में. तो basic से start करेंगे and we'll understand all the basic concepts related to conjunctions. We'll try to learn the concepts with the help of examples as well. We'll try to learn how to apply the rules of conjunctions, and then we'll try to solve some questions based on conjunctions. और जो हमारा जो एग्जाम में जिस लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस कंजंक्शंस पे आते हैं उसी लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस टुडे. ओके. तो shall we start the discussion now? The class is going to end at 10:15 p.m. as usual. ठीक है. चलिए. तो एज यूजुअल मैंने नोट्स बना लिए हैं तो आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. चलशी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दो, मैं आपको देख करके बता दूंगा. गुड इवनिंग अपराजिता. हाय प्रीतिंदर. ठीक है. सो यू डोंट नीड टू मेक नोट्स एज ऑफ नाउ. जस्ट फोकस करो जो लिखा है उस पर, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर. वंस आई एम डन विथ द इंटायर सेशन आई विल अपलोड दीज नोट्स बाय टुमारो. तो आप उसको डाउनलोड करके आप क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. डोंट वरी एज ऑफ नाउ. ठीक है. चलिए बेसिक से पढ़ लेते एक बार. व्हाट एग्जैक्टली आर कंजंक्शंस. तो कंजंक्शंस आर व्हाट वी कॉल जॉइनिंग वर्ड्स. उनका बेसिक फंडा क्या है भाई? इफ इट इज ए कंजंक्शन वो बेसिक काम क्या करने वाला है? वो ज्वाइन करने वाला है चीजों को. बट किन चीजों को ज्वाइन करेगा भाई? ज्वाइन करने के लिए भी हमारे पास में कुछ चीज ही होनी चाहिए ना. तो कंजंक्शन इज गोइंग टू ज्वाइन आइदर टू वर्ड्स और टू फ्रेजेस और टू क्लॉजेस. वो जो ज्वाइन करने वाला वर्ड है इन वर्ड्स को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को, दैट ज्वाइनिंग वर्ड इज व्हाट वी कॉल कंजंक्शन. राइट. सिंपल एग्जांपल्स अगर देखें तो एंड एक कंजंक्शन होता है, और, बट, येट, ऑल्दो, इफ. ये जो वर्ड्स होते हैं दे आर कॉल्ड कंजंक्शंस. ठीक है. इसके अलावा भी बहुत सारे अदर 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 वर्ड्स हैं वहां पर, उनको डिस्कस करेंगे हम. तो सिंपल लैंग्वेज में एनी वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल दिस द फर्स्ट वर्ड, दिस द सेकेंड वर्ड, और यहां पर कोई ज्वाइनिंग वाला वर्ड आ गया है, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड कंजंक्शन. ठीक है. ओके. तो इफ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस देन, तो कंजंक्शंस के तीन टाइप्स होते हैं. राइट. और यही तीनों टाइप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तीनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन निकल करके आते हैं. यस नैतिक, बिल्कुल आते हैं.
तो तीनों के ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। हाँ, ऑब्वियसली द नंबर ऑफ क्वेश्चंस मे वैरी, बिकॉज हो सकता है आपके एग्जाम में कंजंक्शन का एक या दो ही क्वेश्चन आए, या कभी कभी नहीं भी आ सकते। बट द पॉइंट इज, इफ इट इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, इट कैन बी टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें कुछ छोड़ना नहीं है, राइट? सो दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग एज मच एज पॉसिबल। तो द थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, गुड इवनिंग हरजा, आप नहीं कुछ मिस नहीं किया, अभी स्टार्ट किए जस्ट हमने। तो द थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस हियर आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकेंड वाला होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड द थर्ड वन इज व्हाट वी कॉल कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, एक बार नाम फिर से देख लो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। दिस इज व्हाट वी कॉल टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। अब इन टाइप्स पर आने से पहले मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी थी, किसी ने नोटिस नहीं किया, मैंने यहाँ लिखा था फ्रेजेस और क्लॉजेस। अब द पॉइंट इज, हो सकता है आउट ऑफ यू गाइज some students are not aware of the difference between phrases and clauses, तो उनको आगे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक दो 5 मिनट कर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं phrases और clauses पे। तो what exactly are phrases? Phrases in simple language और clauses in simple language both are groups of words। दोनों में एक चीज कॉमन है, both are groups of words। एक वर्ड नहीं होता है, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स होने वाले हैं। ओके, बट डिफरेंस क्या आ जाएगा फिर सर? सिमिलैरिटी तो बता दी आपने, फिर डिफरेंस क्या है? तो द डिफरेंस इज, एक में होता है वर्ब, एक में नहीं होता है वर्ब। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो किस में वर्ब नहीं होता है? सो फ्रेजेस में इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। फ्रेजेस में यू डोंट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो भाई बोलेंगे सर सब्जेक्ट और वर्ब है नहीं, तो इसका फंक्शन क्या है फिर? क्या रोल प्ले कर रहा है ये? सिंपल लैंग्वेज में फ्रेज जो होता है वो एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड करता है किसी ग्रुप ऑफ वर्ड को। इंडिपेंडेंटली अ फ्रेज डज नॉट हैव एनी मीनिंग, बट व्हेन यू ऐड अ फ्रेज टू अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देन यू हैव अ क्लियर कट मीनिंग। ठीक है, बट क्लॉज के केस में क्या होता है? क्लॉज के केस में यू हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो व्हेन यू हैव अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, दैट इज व्हाट वी कॉल अ क्लॉज। ठीक है, एवरीथिंग विल बी गिवन, जानवी डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी गिवन। अभी सिर्फ डेफिनेशन कर रहे हैं। तो फ्रेज मीन्स विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब, क्लॉज मीन्स विद सब्जेक्ट एंड वर्ब। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या हुआ है देखो, आई लाइक वॉचिंग मूवीज। इन दिस स्टेटमेंट आर वी गिवन सब्जेक्ट एंड वर्ब और नॉट? यस शोभित, दे डू हैव मीनिंग्स। आई लाइक वॉचिंग मूवीज में डू वी हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब? बताओ जरा, बोलो भाई। यस, है ना? ये क्या है? लाइक क्या होता है आपका? लाइक इज योर वर्ब, और ये आई आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। तो दैट मीन्स वी हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। दैट मीन्स व्हाट इज इट गोइंग टू बी कॉल्ड? इज इट गोइंग टू बी कॉल्ड कॉल्ड अ क्लॉज और अ फ्रेज नाउ? बताओ क्या बोलेंगे इसे? क्लॉज, बिकॉज वी आर गिवन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, ओके। आई लाइक डांसिंग बट शी लाइक्स सिंगिंग, इसमें क्या हुआ है बताओ जरा? इज इट ए क्लॉज और अ फ्रेज? I like watching. Watching here is a noun. It's not a verb here, it's a noun. I like dancing but she likes singing. क्या है ये? क्लॉज और फ्रेज। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहां पर देखो, लाइक इज योर वर्ब, आई इज योर सब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन तो ये मिल गया। बट देन शी ऑल्सो इज अ सब्जेक्ट एंड लाइक्स ऑल्सो अगेन इज अ वर्ब, तो यहां पर एक और कॉम्बिनेशन मिल गया। दैट मीन्स हाउ मेनी क्लॉजेस डू वी हैव हियर? हाउ मेनी क्लॉजेस डू वी हैव हियर? Two. So the important point is, in one sentence you may have multiple clauses. जितने subject और verb के combination आते जाएंगे उतने clause बनते जाएंगे। तो कुछ लोगों को ये डाउट हो सकता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड सेंटेंस? देन उस पे भी आएंगे, डोंट वरी। ये क्या है? लव इज इन द एयर क्या है? क्लॉज और फ्रेज? फ्रेज बोल रहे हो? कैसे भाई? हाउ एग्जैक्टली इज इट अ फ्रेज? ये इज क्या होता है? इज, what is is a verb. love क्या हो जाएगा फिर?
subject. So are we given a combination of a subject and a verb or not? Bolo? Yes. So this is also a clause ना, it's not a phrase. But अगर मैं बोलूं in the air, ये क्या है? is a verb जानवी, इनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. ये इन द एयर इंडिपेंडेंटली इसकी क्या मीनिंग है? इन द एयर व्हाट? कुछ नहीं पता. दैट मीन्स इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट एनी मीनिंग, इंडिपेंडेंट मीनिंग. बट जब आपने इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यहां पर ऐड कर दिया, तब क्या हो गया? एक मीनिंग निकल करके आ गई. लव इज इन द एयर. और यहां पर डू वी हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब? बताओ जरा, सब्जेक्ट और वर्ब है क्या इसमें? नहीं है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ फ्रेज. एंड ये जो है, ये क्या है? आपका क्लॉज है यहां पर. क्या इतना क्लियर हुआ है किसी को कुछ? सो एनी सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज अ फ्रेज. दैट डिपेंड्स हितांश. इफ इट इज एडिंग मीनिंग टू अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो वो एक फ्रेज बन जाएगा. अ फ्रेज कैन नेवर स्टैंड अलोन. यस मृदुला, क्लियर है? किसी का क्वेश्चन आया था वॉचिंग यहां पर नाउन कैसे है. अगर आप बात करो नाउन की डेफिनेशन की, तो नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्टिविटी एंड वॉचिंग हियर इज एन एक्टिविटी. एक्टिविटी इज ऑलवेज अ नाउन. ठीक है, इनको जेरेंड बोला जाता है. जेरेंड्स आर वर्बल नाउन्स. सर इज देयर एनी मीनिंगफुल फ्रेज? एब्सोल्युटली शोभित. जो आपके फ्रेजल वर्ब्स में फ्रेजेस आते हैं वो मीनिंगफुल भी होते हैं. बट वो मीनिंगफुल कैसे होते हैं? जब आप उसको ऐड करो कहीं पर. नो सोहम. ठीक है, तो सिंपल बेसिक डेफिनेशन में सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज क्लॉज. सब्जेक्ट एंड वर्ब अगर नहीं है तो दैट इज अ फ्रेज. ठीक है, अब पॉइंट यहां पर है कि सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस क्या है. तो इफ यू टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल, आई लाइक वॉचिंग मूवीज. हाउ मेनी क्लॉजेस आर देयर हियर? हाउ मेनी क्लॉजेस आर देयर? आई लाइक वॉचिंग मूवीज, कितने क्लॉज है उसमें? सोचो. वन. हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब देयर? ओनली वन. जितने कॉम्बिनेशन है उतने क्लॉज बनते जाएंगे. तो देर इज ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, मतलब देर इज ओनली वन क्लॉज. राइट. बट ये जो सेकंड वाला है, आई लाइक डांसिंग बट शी लाइक सिंगिंग, यहां पर हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब डू यू हैव? बोलो. टू. दैट मीन्स हाउ मेनी क्लॉजेस आर देयर? टू क्लॉजेस आर देयर. बट हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर? सेंटेंस कितने हैं? सेंटेंस सिर्फ एक है. क्यों? बिकॉज सेंटेंस इज डिफाइंड बाय फुल स्टॉप. जहां पर फुल स्टॉप आया वो एक सेंटेंस हो जाएगा. बट वन सेंटेंस में हैव मल्टीपल क्लॉजेस एज वेल. को समझ में आया? तो सेंटेंस में मिनिमम एक क्लॉज तो होगा. एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर हुआ कुछ? ओके. देखो देर आर, आई अंडरस्टैंड कि कुछ छोटे छोटे डाउट्स हो सकते हैं. बट द पॉइंट इज मैं उन डाउट्स को लेकर के बैठूंगा तो बहुत टाइम लग सकता है डिस्कशन करने में. तो इसीलिए उन डाउट्स को आप साइड में लिख करके कहीं पे रखो अपने पास में. लास्ट के 10 to 15 मिनट्स में विल डिस्कस ऑल ऑफ दोज डाउट्स. ठीक है, तब मुझसे वो सारे डाउट्स पूछ लेना. अभी थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ते लेकर के चलते हैं, सो दैट कॉन्सेप्ट्स पहले हमारे क्लियर हो जाए. ओके, चलिए. तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल करके आया? दैट वन सेंटेंस में वन या उससे ज्यादा क्लॉज होते हैं. ग्रेटर देन वन और इक्वल टू वन क्लॉज होते हैं. इतना आपके लिए समझना जरूरी है. क्या इतने में किसी को आप कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस? यस आस्था. कैन देयर बी ए सेंटेंस विदाउट अ क्लॉज? नो मैत्री. शोभित, इंजीनियर हूं मैं, कहीं पे भी इनइक्वालिटी लगा लेता हूं. ठीक है. अच्छा, इसमें देखो जरा, ये जो सेकंड नीचे लिखा है मैंने, क्लॉज इज अ सबसेट ऑफ अ सेंटेंस. कैन बी सेट मृदुला? यस. ग्रेटर देन का साइन गलत है शायद.
मैंने उल्टा लगा दिया क्या? नहीं, सही तो लगाया है। वन सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज होते हैं ना, एक या एक से ज्यादा। यस सुदर्शन, यस ध्रुव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नीचे मैंने लिखा है राम एंड श्याम वाला, इसमें मुझे बताओ हाउ मेनी क्लॉजेज आर देयर एंड हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर। अगर मैंने उल्टा लाई साइन लगाया तो क्या मतलब आएगा? वन सेंटेंस इज लेस देन इक्वल टू वन क्लॉज। उल्टा मीनिंग हो जाएगा ना फिर। तो सही तो लगाया था मैंने। एक सेंटेंस में एक या एक से ज्यादा क्लॉजेस होते हैं। सही तो लगाया था। हाँ, नीचे वाला देख रहे थे हम। राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। देखो कैसे आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट और वर्ब को, कैसे आइडेंटिफाई करना है फ्रेज या क्लॉज को। सिंपल लैंग्वेज में ये होता है आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर। एवरीवन फोकस नाउ। सब्जेक्ट, verb, object is the general structure of a sentence. तो the easiest way to figure out your verb and I mean figure out कि ये phrase है या clause है, verb को identify कर लो। And verb can be identified very easily. तो verb को जैसे ही identify किया, generally जो left में होता है that is your subject, generally जो right में होता है that is your object, but object से हमको कुछ करना नहीं है। तो जैसे ही आपने verb को identify किया, you'll be able to identify the subject. Got it? Sometimes subject can be implied as well. For example, अगर मैंने कहा run, run away, I have given you the verb here. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज हिडन बट इट इज implied ना। You run away. You is the subject, implied subject. तो सब्जेक्ट कैन बी गिवन और इट कैन बी implied, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसीजन लिया जाता है वर्ब को देख करके। if a verb is there then it's a clause, if a verb is not there then it's a phrase. क्लियर है? तो जैसे ही वर्ब मिल गया एक क्लॉज बन गया, नेक्स्ट वर्ब मिला दूसरा क्लॉज बन गया, नेक्स्ट वर्ब मिला तीसरा क्लॉज बन गया। फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब वर्ब में यू हैव बोथ कैटेगरीज, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, दोनों आ सकता है। तो आर यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब है, दैट मीन्स वर्ब तो है। ये एक वर्ब हो गया, मतलब दिस इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वन वर्ब वन आपका क्लॉज वन बन गया, दिस इज योर क्लॉज वन। देन बेस्ट फ्रेंड्स एंड बोथ ऑफ देम लिव इन मुंबई। लिव इज अगेन अनदर वर्ब, ये भी वर्ब है और बोथ ऑफ देम सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगेन सेकंड क्लॉज आपका बन गया यहां पर। देन एंड वर्क एट टू डिफरेंट कंपनीज, वर्क इज योर वर्ब अगेन। तो ये आपका वर्ब, और ये वर्क किसके लिए, इसका सब्जेक्ट कौन है? बोथ ऑफ देम। तो ये बोथ ऑफ देम इंप्लाइड है यहां पर, मतलब थर्ड क्लॉज बन गया। तो हाउ मेनी क्लॉजेस आर देयर? यहां पर वी हैव थ्री क्लॉजेस बिकॉज थ्री कॉम्बिनेशन, एक दो और तीन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इन वर्ब। बट हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर? बताओ जरा, हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर? देयर इज ओनली वन सेंटेंस बिकॉज देयर इज ओनली वन फुल स्टॉप। फुल स्टॉप तो एक ही है ना, अलग अलग जगह फुल स्टॉप आया है क्या? नहीं, फुल स्टॉप एक ही है। तो दैट मीन्स क्लॉज एक से ज्यादा हो सकते हैं, सेंटेंसेस एक ही होगा वो। अभी किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स, एनीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द पॉइंट इज वन सेंटेंस मे हैव मल्टीपल क्लॉजेस बट वन क्लॉज विल बी ओनली वन सेंटेंस। जो मैंने अभी तक के बताया है उसका पूरा ये पूरा उसका समरी कर दिया है मैंने। कार्तिक एक बार मुझे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ये हटाई देता हूं मैं सारी प्रॉब्लम की जड़। तुम लोगों का पढ़ाई में ध्यान नहीं, तुम्हारा साइन पर ध्यान ज्यादा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस पे। हम क्या बात कर रहे थे? ओके, वन सेकेंड, लेट मी सी इफ एनी क्वेश्चंस है।
एम्बर, आप एक बार अगर आप नए हो तो आप इस सेशन को फिर से रिकॉर्डेड सेशन को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ध्रुवा, अभी क्लास चल रही है, आरएसएम नहीं चल रहा है, तो अभी क्लास पर फोकस करो, ठीक है? चलो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन। क्या होता है ये समझते हैं। तो व्हेन एक सेंटेंस में यू जॉइन एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रामेटिकल रैंक, देन दैट वर्ड जो सेम ग्रामेटिकल रैंक को ज्वाइन करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके सर, नोट में वन क्लॉज विल बी ओनली वन सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उसका ये मतलब नहीं हो गया कि हर क्लॉज एक अलग सेंटेंस फॉर्म करता है। नो नो आस्था, वन क्लॉज का मतलब है वन क्लॉज विल बी ओनली वन सेंटेंस का मतलब है कि अगर एक ही क्लॉज है तो वो एक ही सेंटेंस होगा, मल्टीपल सेंटेंस नहीं हो सकते। दैट इज द मीनिंग। अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस हैं तो ऑब्वियसली सेंटेंसेस, वो क्लॉजेस तो बढ़ते जाएंगे ना। ठीक है, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बेसिकली व्हेन यू जॉइन एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रामेटिकल रैंक इन अ सेंटेंस, उनको बोला जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब द पॉइंट इज, ये सेम ग्रामेटिकल रैंक क्या होती है? so if let's say there is a noun here, sorry, if there is a noun here and you have another noun here, उन दोनों को मैंने यहां पर किसी वर्ड से ज्वाइन कर दिया, तो एम आई ज्वाइनिंग टू वर्ड्स विच आर ऑफ सेम ग्रामेटिकल रैंक? यस, बोथ आर नाउन्स। तो ये जो वर्ड होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेम ग्रामेटिकल रैंक हो गया। ऐसा भी हो सकता है, आई कैन ऑल्सो ज्वाइन टू फ्रेजेस। तो यहां पर मैंने फ्रेजेस एक फ्रेज ले लिया और यहां पर एक दूसरा फ्रेज ले लिया और यहां पर ज्वाइन कर दिया, तो सेम ग्रामेटिकल रैंक हो गया, फ्रेज फ्रेज। ऐसा भी हो सकता है, आई कैन हैव अ क्लॉज हियर, क्लॉज वन, आई कैन हैव अनदर क्लॉज हियर, दैट इज क्लॉज टू, और मैं यहां पर एक ज्वाइनिंग वर्ड डाल दूं, ज्वाइन कर दूं, तो दिस इज ऑल्सो नाउ सेम ग्रामेटिकल रैंक ना। क्लॉज क्लॉज, फ्रेज फ्रेज, नाउन नाउन, नाउन प्रोनाउन कैन ऑल्सो बी ज्वाइन बाय द, बिकॉज वो सेम ग्रामेटिकल रैंक होता है। तो इनको बोला जाता है सेम ग्रामेटिकल रैंक। क्लियर हुआ है? डोंट वरी मृदुला, एग्जांपल आएंगे, डोंट वरी। तो इनके मतलब कौन से वर्ड्स होते हैं जो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिनको बोला जाता है? तो वी हैव दीज दिस एक्रोनिम हियर, फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो आपको अगर मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है तो ये फैन बॉयज मेमोराइज कर लो बस। फैन बॉयज में एफ इज फॉर फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, दो तीन बार रिवाइज करोगे मेमोराइज हो जाएगा। ये सारे वर्ड्स होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड दे आर यूज्ड टू जॉइन एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रामेटिकल रैंक। अलग अलग को ज्वाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। अगर आप बहुत ध्यान से देखो यहां पर, तो ये आर क्या है? इट्स अ वर्ब, तो ये आपका क्लॉज है, मतलब, ठीक है? तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा फिर, जो राम एंड श्याम है, दिस इज योर सब्जेक्ट। बट द पॉइंट इज, Ram is a noun, noun 1. Sham is another noun, noun 2. And both words are joined by this word and. Am I joining two words of same grammatical rank here? Do you agree or not? बताओ जरा। सेम ग्रामेटिकल रैंक है, नाउन नाउन, राइट? जानवी वही रिपीट हो रहा है, डोंट वरी, आ जाएगा समझ में। तो नाउन नाउन को ज्वाइन किया मतलब एंड आ जाएगा, तो ये एंड आपका क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सी, द नेम्स ऑफ दीज कंजंक्शंस डोंट रियली मैटर टू अस, द पॉइंट इज हाउ डू यू यूज देम। वो आपको यूज करते आना चाहिए, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस फॉर्म होंगे एग्जाम में, राइट? जैसे ये हो गया हमारा नाउन और नाउन को ज्वाइन करने वाला कंजंक्शन। फिर आते हैं एक सेकेंड टाइप पे, रमेश इज अ हार्ड वर्किंग मैन बट ही हैज मेनी बैड हैबिट्स। अब ये बट मैंने बता दिया ऑलरेडी, बट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब वो किसको ज्वाइन कर रहा है वो देखो, रमेश इज अ हार्ड वर्किंग मैन, इज मतलब वर्ब और रमेश आपका सब्जेक्ट है, दैट मींस दिस इज अ क्लॉज हियर, क्लॉज वन। ही हैज इज अ वर्ब, ही इज योर सेकंड सब्जेक्ट, दिस इज अनदर क्लॉज। तो मैंने क्या किया है, आई हैव ज्वाइंड टू क्लॉजेस हियर विद द हेल्प ऑफ दिस कंजंक्शन बट। अग्री और नॉट? आया कुछ क्लियर हुआ? नो आर्यन? तो आई हैव ज्वाइंड टू
elements of same grammatical rank, one clause another clause with the help of a coordinating conjunction. But तो ऐसे ही आप अलग अलग वर्ड्स को यूज करके ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर आ जाते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ कंजंक्शन कॉल्ड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. हाउ आर दीज टू ऑन द सेम रैंक? विच वन, मृदुला? बोथ आर क्लॉजेस. सी, first is a clause, second is a clause. So I'm joining two clauses, right? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होता है भाई? तो व्हेन यू जॉइन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज, तो उसको बोला जाता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. फ्रेज कैन ऑल्सो बी यूज्ड, सुदर्शन. अच्छा, अब पॉइंट यहां पर यह है दैट आई थिंक मेनी ऑफ यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ व्हाट क्लॉजेज आर. इंडिपेंडेंट क्लॉजेज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉजेज क्या है? आई थिंक ये प्रॉब्लम हो सकता है आपको. है किसी को ये प्रॉब्लम? एनीवन? ठीक है, डोंट वरी, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आता हूं मैं हमेशा. तो फिर ये हो गया हमारे क्लॉज का डिस्कशन छोटा सा. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. ओके, अभी के लिए डाउट्स थोड़ी देर के लिए बंद कर दो. जो भी आपके डाउट्स है कहीं आप नोटबुक में लिख करके रखो. लास्ट के 10 मिनट्स में सारे डाउट्स डिस्कस कर लेंगे. अभी के लिए सिर्फ फोकस, अदरवाइज ये चीजें छूटती जाएगी, आप वो टेंशन लेकर के बैठे रहोगे. ओके, अब डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते क्या है? दोनों क्लॉजेस है. डिपेंडेंट इज ऑल्सो क्लॉज, मतलब वहां पर भी एक सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा. इंडिपेंडेंट इज ऑल्सो क्लॉज, मतलब वहां पर भी एक सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा. ठीक है, तो if the clause alone is a complete sentence, you don't need something else now, तो वो बन जाएगा independent clause. It is independent, it's not dependent on anything now for its meaning. तो when you are not dependent on anything else for your meaning, then it is called independent clause. सारे एग्जाम्पल दूंगा, पहले समझ लो. Then if the clause alone is not a complete sentence, मतलब you need something else to make a clear-cut meaning out of this given statement, then it is called a dependent clause. In simple language, it is dependent on something else for its meaning. So that is what we call dependent clause. ठीक है, समझते हैं. For example, all of us will be running a marathon together. अब मुझे एक बात बताओ, how many clauses are there? बताओ इसमें how many clauses are there? एक ही तो है, राइट और नॉट? एक वर्ब का फ्रेज, वर्ब का ग्रुप आया है और एक सब्जेक्ट है. दैट मींस वी आर गिवन ओनली वन क्लॉज. बट माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज द मीनिंग क्लियर और नॉट? इज द मीनिंग क्लियर और नॉट? मीनिंग तो क्लियर है. ऑल ऑफ अस विल बी रनिंग अ मैराथन टुगेदर. द मीनिंग इज क्लियर. That means this statement is not dependent on any other statement for its meaning. Do you agree or not? किसी और पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. दैट इज व्हाट वी कॉल एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किसी और पे मीनिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा है. काइंडली टेल सब्जेक्ट एंड वर्ब इन दिस सेंटेंस. द सब्जेक्ट हियर इज ऑल ऑफ अस. वर्ब ये विल बी रनिंग. इट्स अ वर्ब. वर्ब फ्रेज बोला जाता है इसको. एक से ज्यादा वर्ब हुए तो वर्ब फ्रेज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखो. नेक्स्ट मंडे विल बी माई फर्स्ट डे एट माई न्यू जॉब. यहां पर हाउ मेनी क्लॉजेस आर देयर? ओनली वन क्लॉज. क्यों? आई एम नॉट फॉलोइंग सर. क्या हुआ आर्या? Absolutely, we will do questions as well, Jay. Next Monday will be my first day at my new job. Will be is your verb. Next Monday is your subject. तो subject and verb मतलब क्या बन गया? Clause. So we have only one clause. But the question is, क्या meaning clear है or do you need something else to understand the meaning of the sentence? Meaning तो clear है. That means again it is an independent clause क्योंकि it is not dependent on anything else for its meaning. Meaning तो clear है. Right? The difference isn't clear that clear to me. कोई बात नहीं आ रहा, जितना अभी समझ में आ रहा है उतना कोशिश करो. उसके बाद में we can talk over a call. मैं आपको explain कर दूंगा सब कुछ. ठीक है, चलो यहां पर देखो. If the interview goes well, next Monday will be my first day at my new job. अब my question to you guys is, ये वाली लाइन जो मैंने क्रिएट की है यहां पर ड्रॉ की है,
आपको सिर्फ लेफ्ट वाला रीड करना है. रीड दिस पार्ट, जहां पर मैंने रीड लिखा है उस पार्ट को रीड करो. बताओ. इफ द इंटरव्यू गोज वेल, अब द पॉइंट इज मैंने इफ डाल दिया वहां. इफ द इंटरव्यू गोज वेल देन व्हाट, देन तो बताया ही नहीं. इज द मीनिंग कंप्लीट नाउ? बोलो बोलो. सक्षम, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में सिर्फ इतना डिफरेंस है. डिपेंडेंट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स फॉर इट्स मीनिंग, तो उसकी मीनिंग इनकम्प्लीट होती है. इंडिपेंडेंट की मीनिंग कंप्लीट है, उसको कुछ और चीज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. सो द पॉइंट इज, अगर आप सिर्फ लेफ्ट वाला रीड करो तो द मीनिंग इज नॉट कंप्लीट. यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. इफ द इंटरव्यू गोज वेल देन व्हाट, नहीं पता. इट्स अ कंडीशन. तो दैट मीन्स अब ये क्या बन गया? It's a clause, by the way. Goes is a verb. If the interview is a subject, that means it's a clause. But the point is, it is a dependent clause now. Why? Because the meaning is not complete. Meaning is dependent on which one? Next Monday will be my first day at my new job. ये एक independent clause है. इसके लिए इसको समझने के लिए कुछ और चीज की जरूरत नहीं है. अभी बताया था, ये ऊपर तो लिखा था नेक्स्ट मंडे विल बी माई फर्स्ट डे एट माई न्यू जॉब. अभी तो लिखा था ऊपर, ये तो लिखा है. ये यहां पर इंडिपेंडेंट था तो यहां पर भी तो इंडिपेंडेंट ही होगा, राइट? So next Monday will be my first day at my new job is independent clause, but if the interview goes well, this is dependent for its meaning on the second part. इस part पे depend करता है. तो ये एक first वाली line is your dependent clause, second one is independent clause. Sir, kindly tell how next Monday will be a complete sentence. कहां पर? Next Monday will be my first day at my new job. It's a complete sentence. Shambhavi, can you raise your hand? Yes, Shambhavi. Please speak. Really, sir? So my doubt is that how next Monday will be that this subject plus verb combination is a complete sentence, because I cannot decode any meaning out of this subject verb combination. See, subject verb combination is used to define a clause, but the entire part is your clause. It's not just the subject and verb combination. Subject and verb combination defines that it is a clause, but every word in that group of words will be your clause. So that means the entire clause here is next Monday will be my first day at my new job. This is the clause. How do you define it as a clause? Because you have a subject next Monday and a verb will be. Now Okay, is it sir. clear? Okay, sir. Thank you, sir. Okay. चलिए, तो सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं. यू हैव टू फिनिश योर वेजिटेबल्स. क्या है ये? यू हैव टू फिनिश योर वेजिटेबल्स में वी हैव अ वर्ब हैव, यूज द सब्जेक्ट, इट्स अ क्लॉज. बट व्हाट काइंड ऑफ क्लॉज? वी हैव अ क्लियर कट मीनिंग. दैट मीन्स इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. एक क्लियर कट मीनिंग निकल करके आ रही है, कोई और मीनिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा है. Janvi, are you not able to hear me? Okay. Then you have to finish your vegetables before you can eat cake. अब यहां पर मैं एक लाइन क्रिएट कर रहा हूं. रीड दिस पार्ट ओनली. बिफोर यू कैन ईट केक. बिफोर यू कैन ईट केक. बिफोर यू कैन ईट केक. इज इट कंप्लीट और इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट, ऑब्वियसली. बिफोर यू कैन ईट केक व्हाट? नहीं पता ना. दैट मीन्स जब इनकम्प्लीट मीनिंग आ जाए दैट बिकम्स अ डिपेंडेंट क्लॉज. तो ये बन गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज. किस पर डिपेंड है ये इस पर डिपेंड कर रहा है. यू हैव टू फिनिश योर वेजिटेबल्स बिफोर यू कैन ईट केक. क्या अभी कुछ क्लियर हुआ? वेर एवर यू गो वी विल फॉलो. तो यहां पर एक लाइन मैंने खींच दी. वी विल फॉलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी विल फॉलो, पूरी मीनिंग निकल करके आ रही. दिस इज इंडिपेंडेंट. बट वेर एवर यू गो, वेर एवर यू गो के बाद क्या? कोई मीनिंग ही नहीं है. दैट मीन्स दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज. तो नाउ इज द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज क्लियर एवरीवन? अगर पूरा भी नहीं समझ में आया, डोंट वरी. पूरा नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारे लिए पूरा समझना बिल्कुल जरूरी नहीं है. हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो हो जाएंगे. ठीक है. तो
अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बता देता हूँ. सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड टू स्टार्ट डिपेंडेंट क्लॉजेस. तो अभी मैंने टाइप ऑफ कंजंक्शन स्टार्ट किया था, जस्ट इसीलिए स्टार्ट किया था, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू यूज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस टू स्टार्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज, टू बिगिन अ डिपेंडेंट क्लॉज. तो हमेशा याद ये रखना है, जब भी आप एक डिपेंडेंट क्लॉज को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, जहां पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दैट इज योर डिपेंडेंट क्लॉज. क्या होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, 2 मिनट बाद डिस्कस करने वाले, right? But if the sentence starts with a dependent clause, then a comma is used before the independent clause. Simple language में क्या हुआ है यहाँ पर देखो बताता हूँ. So the point is, आप पहले डिपेंडेंट बाद में इंडिपेंडेंट लिख सकते हो, और रिवर्स भी कर सकते हो, पहले इंडिपेंडेंट बाद में डिपेंडेंट कर सकते हो. तो द पॉइंट इज, व्हेन आप डिपेंडेंट क्लॉज पहले लिख रहे हो, तो आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा इस क्लॉज के एंड में, जब आप एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को स्टार्ट करोगे. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थ्योरी पे मत जाओ, एग्जाम्पल से सब समझ में आएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डू नॉट कॉल मी टू नाइट, आई विल कम ओवर टू योर प्लेस. अब इसमें अभी बता दे रहा हूं, इफ क्या है, एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. इफ इज अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब अभी मैंने बताया सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डिपेंडेंट क्लॉज को स्टार्ट करता है. सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन स्टार्ट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज. स्टार्ट कर रहा है मतलब ये क्या है, फिर मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है. और इफ योर सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ डिपेंडेंट क्लॉज, यहां पर एक कॉमा आना चाहिए. दिस इज अ पंक्चुएशन बेस्ड रूल. इतना सा रूल था ये, बस कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजी. राइट. देन आई कॉल यू आफ्टर आई गेट फ्री. अब यहां पर देखो, आफ्टर जो है इट्स सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बट द पॉइंट इज नाउ इट इज नॉट स्टार्टिंग द सेंटेंस, इज इट? अब ये सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसके बाद जो लिखा है दैट इज योर डिपेंडेंट क्लॉज ना, इसके बाद वाला डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है. तो डिपेंडेंट क्लॉज हियर इज नॉट स्टार्टिंग द सेंटेंस. इन दैट केस यू डोंट नीड अ कॉमा हियर. अब ये इंडिपेंडेंट है पहले वाला, और बाद वाला डिपेंडेंट है. ठीक है. डू ऑल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पोज अ कंडीशन ऑफ सम सॉर्ट? इन अ वे यस. सर इज इट यू और योर? वेयर? I'll call you, sorry, your नहीं हो, you. I'll call you after I get free. Yes, Anshuman, conditionals में भी conjunctions ही use होते हैं. Right? I will be coming with you as long as you promise me to be silent. तो ये as long as क्या है? As long as is subordinating conjunction. तो that means ये जो आगे वाला आएगा dependent बन जाएगा, पहले वाला independent बन जाएगा. Dependent जब पहले आता है तब कॉमा आता है. Although is a subordinating conjunction. अब subordinating conjunction पहले आ गया, that means बाद वाला होगा वो independent clause होगा. तो ये dependent है और ये independent clause है, बीच में कॉमा आना चाहिए. क्लियर है? ठीक है. देन इफ और देन वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो भी डिपेंडेंट वाले क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट वाले क्लॉजेस होते हैं उसमें भी. राइट. तो इफ इट रेन्स, ये डिपेंडेंट क्लॉज है. आई विल स्टे होम इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट है, क्योंकि इफ क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन स्टार्ट्स डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. क्लियर? ये कुछ फालतू की बातें लिखी है मैंने यहाँ पर, कोई काम की नहीं है अभी के लिए. क्या क्लॉज और सॉरी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज कुछ क्लियर हुए? He never married. It's a clause. Lavisha. नहीं sorry, Lavisha ने नहीं. You promise me is independent. But Lavisha, you promise me what? वो तो आपने बताया ही नहीं. ठीक है. अब जाते हैं वापस हमारे conjunctions के concepts पर. तो we were talking about subordinating conjunctions. वापस आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ क्लियर होगा. अभी जिंदा हूं मैं, एटलीस्ट भगवान की दया से 2-4 दिन साथ ही चलने वाली कम से कम, तो टेंशन नहीं लेना है. तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज. तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, दोनों के बीच में आने वाला है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. दैट इज द यूज ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कौन कौन से वर्ड्स होते हैं लेकिन? आफ्टर, although, as long as, because, since, after हो गया था ऑलरेडी, before, if. इन वर्ड्स को बोला जाता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. इट्स अ क्लॉज. अचल, ही नेवर मैरिड, इट्स अ क्लॉज.
यस हर्षाप, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ इट रेन्स देन वी विल बी स्टक इन ट्रैफिक। अब यहां पर क्या हो रहा है, हाँ, इफ इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दैट मीन्स दिस इज योर डिपेंडेंट क्लॉज। तो जनरली अगर आप यहां पर देन नहीं लिखोगे तो कॉमा आएगा, देन आ जाएगा तो कॉमा नहीं आता है, ठीक है। तो इफ इट रेन्स कॉमा विल बी स्टक इन ट्रैफिक, और इफ इट रेन्स देन विल बी स्टक इन ट्रैफिक। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है आपका और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। D is for dependent, I is for independent. How he never married, मैंने नहीं बोला भाई डिपेंडेंट है यार, क्या सुन रहे हो तुम लोग। He never married is independent clause, ठीक है, क्लियर है कुछ? Yes आर्यमान, it is a conjunction here। चलो, if, sorry if नहीं, next वाला, although the sun was shining it wasn't warm। although मतलब ये एक subordinating conjunction है, subordinating conjunction SOC, right? that means this part is a dependent clause। the dependent clause के बाद में comma आता है, this is your independent clause। he did the task because he felt it was his duty। अब ये because जो होता है it's a subordinating conjunction, subordinating conjunction मतलब इसके बाद जो आया है that is a dependent clause। तो this is your dependent clause and this is your independent clause। क्लियर हुआ कुछ? जो भी डाउट है सब लिख करके रखो, बीच में सेशन के बताता हूं तो ना बाकी स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो सेशन के एंड में बताऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ओके, कुछ समझ में आ रहा है? बाय द वे, एम आई गोइंग फास्ट और स्लो, इज द पेस ओके? यस एब्सोल्युटली आस्था। द सन वॉज शाइनिंग वॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज, कहां पर? इट वॉज अ डिपेंडेंट क्लॉज ना, ऑल्दो से स्टार्ट हो रहा है ना, सिर्फ द सन से नहीं, ऑल्दो से स्टार्ट हो रहा है, ऑल्दो के साथ काउंट होगा ना वो। ओके, चलिए, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन इज व्हाट वी कॉल कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब ये क्या होते हैं समझते हैं। कोरिलेटिव में यू हैव पेयर्स ऑफ वर्ड्स। नाउ तो ये वर्ड्स साथ में आते हैं पेयर्स में, राइट? सो पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर टू कनेक्ट टू वर्ड्स और टू फ्रेजेस और टू क्लॉजेस इन अ सेंटेंस, उनको बोला जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में दो या दो से ज्यादा वर्ड्स एक साथ जब आते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल कोरिलेटिव कंजंक्शन। सर एग्जाम्पल दे दीजिए प्लीज फिर से सिचुएशन का, कौन सा सिचुएशन आज था? थैंक यू जानवी। तो जैसे नाइदर इज फॉलोड बाय नॉर, इट्स अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। आइदर इज फॉलोड बाय और, not only is followed by but also, hardly and scarcely are followed by when, no sooner is followed by than, between is followed by and, both is followed by and, they are called correlative conjunctions, they are always used in a pair। ठीक है, तो आस्था को कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल देखना है सेम सेंटेंस में। although I never met her, she has always been my inspiration, and I'll try to meet her soon। देखो अब यहां पर क्या हो रहा है, ऑल्दो मतलब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, पर ये क्या है, एंड क्या है, एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया एक सेंटेंस में। ओके, ठीक है, तो आइदर राम और श्याम विल कम कैसे यूज हुआ? राम के पहले हमने आइदर यूज किया है, तो श्याम के पहले और यूज करना पड़ेगा। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन का एक रूल है, और वही रूल पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 90% ऑफ द टाइम।
आपको ज्यादातर क्वेश्चन इसी रूल पे क्वेश्चन मिलने वाले एग्जाम में. एंड दैट रूल सेज डोंट वी नीड अ बट बिफोर शी. कहां पर? नो, बट इज नॉट यूज्ड हियर. हर जॉब दैट इज इनकरेक्ट. तो द रूल हियर इज वेरी सिंपल. आइदर के बाद में जो ग्रामेटिकल रैंक आया है, जो स्ट्रक्चर आया है, और के बारे में बाद में सेम स्ट्रक्चर शुड बी फॉलो. अगर आइदर के बाद में नाउन है, और के बाद में नाउन डाल दो या प्रोनाउन डाल दो. अगर आइदर के बाद में एक फ्रेज है तो और के बाद में एक फ्रेज डाल दो. आइदर के बाद में अगर एक क्लॉज है, और के बाद में एक क्लॉज डाल दो. दैट मीन्स दे शुड बी फॉलोड बाय सेम ग्रामेटिकल रैंक. बस वही रूल है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, रमेश इज नॉट ओनली अ गुड सिंगर बट ऑल्सो अ ग्रेट डांसर. नॉट ओनली इज फॉलोड बाय अ फ्रेज, अ गुड सिंगर, देखो फ्रेज, बट ऑल्सो इज फॉलोड बाय अ ग्रेट डांसर, अगेन अ फ्रेज. मतलब सेम ग्रामेटिकल रैंक आए या नहीं आए, तो ये करेक्ट है. ठीक है. अब इसमें देखो मुझे कौन सा करेक्ट है वो बताओ जरा. राम कैन नॉट ओनली डांस बट ऑल्सो सिंग, और राम नॉट ओनली कैन डांस बट ऑल्सो सिंग. कौन सा करेक्ट है? वन और टू और बोथ. बोथ कैन ऑल्सो भी करेक्ट ना. बहुत ध्यान से सोचो. ठीक है. देखो जरा, नॉट ओनली हियर is followed by dance, which is a verb, but also here is followed by sing, which is a verb. Agree or not? ठीक है. सेकेंड में क्या हुआ है? not only is followed by a modal but also is followed by a verb. अब modal और verb तो अलग अलग हो गए. Saksham, every annotated file is uploaded. There is not even one single lecture in which I have not uploaded the file. Right? That means आपको करना क्या पड़ेगा? कैन को बाहर निकाल दो. राम कैन नॉट ओनली डांस बट ऑल्सो सिंग, वो करेक्ट होगा. अब आप बोलोगे सर कैन भी तो कर सकते, तो भाई इतना unnecessarily why are you increasing the length of the sentence and giving it a complicated structure? तो कैन को बाहर निकालना पड़ता है. दो बार कैन नहीं लिखना पड़ता. अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? कॉमन लेते हो ना मैथ्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स या एक्स क्यूब आ गया तो क्या करोगे? एक्स कॉमन निकल जाएगा. अरे भाई इतना तो मैथ सबको आता ना. एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसा कुछ हो गया लेट्स से फॉर एग्जांपल. तो क्या करोगे? यहाँ पर प्लस 5 था यहाँ पर, तो क्या करोगे? x को कॉमन ले लोगे. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और यहाँ पर प्लस 5 आ जाएगा. यही करते हो ना. तो बस यही तो करना है यहाँ पर. आस्था, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. कैन दो बार यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ एक ही बार करना है आपको. क्लियर है अभी? चलिए तो समझते कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कोरिलेटिव कंजंक्शंस को कैसे यूज करना है. यस जानवी. चलो, गीता इज नॉट ओनली गुड एट कुकिंग बट शी कैन डांस वेरी वेल. इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? टेल मी. देखो नॉट ओनली क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन है, बट ऑल्सो भी आया होगा कहीं ना कहीं. आया है बट शी कैन डांस वेरी वेल. अब द पॉइंट इज नॉट ओनली इज फॉलोड बाय गुड एट कुकिंग, बट के बाद में पूरा का पूरा क्लॉज आ गया. और ऑल्सो कहाँ है? ऑल्सो कहाँ है चचा? ऑल्सो तो है ही नहीं. तो दिस इज इनकरेक्ट. कैसे करेक्ट करोगे? गीता इज गुड एट नॉट ओनली कुकिंग बट ऑल्सो डांसिंग. क्या बोलोगे? गीता इज गुड एट नॉट ओनली कुकिंग, जेरेंड आ गया, बट ऑल्सो डांसिंग. फिर से जेरेंड आ गया. जेरेंड मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म. तो ये सेम स्ट्रक्चर हो गया दोनों के बाद में. नॉट ओनली के बाद में जेरेंड, बट ऑल्सो के बाद में जेरेंड. करेक्ट है. ठीक है. चलो, गीता इज गुड एट, तो मैंने वही लिखा ना यहाँ पर. ओके सॉरी. देन कुछ रूल्स हैं वो देख लेते एक बार.
when joining one independent and one dependent clause a comma is used. जैसे despite the fact that he missed my lectures comma he scored well in the exam. तो ये despite मतलब subordinating conjunction है, तो ये dependent clause है आपका, और उसके बाद में ये independent clause है. और मैंने बताया था dependent independent जब भी होता है तो बीच में comma आता है. Okay, then both parts of the correlative conjunction should be followed by same grammatical rank, जो मैंने अभी आपको बताया था, same grammatical rank होना चाहिए. For example, not only is he a good dancer but he can also sing very well. Not only is followed by a clause but is also followed by a clause, तो ये correct है, कोई problem नहीं है. but और also को आप separate कर सकते हो by the way, उसमें कोई problem नहीं है. नो सुदर्शन, ठीक है. देन एंड का यूज किया जाता है सिमिलर आइडियाज को ज्वाइन करने के लिए. सिमिलर, कॉन्ट्रास्ट नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल शी लाइक्स रीडिंग एंड राइटिंग. कोई कॉन्ट्रास्ट है क्या? नहीं है कोई कॉन्ट्रास्ट. रीडिंग इज वन एक्टिविटी, राइटिंग इज अनदर एक्टिविटी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया एंड से. सेम ग्रामेटिकल रैंक है. Can you repeat last example, sir? Okay, Trijal. Not only is he a good dancer, but he can also sing very well. अच्छा, मैंने यहाँ पर सॉरी मैंने मीनिंग चेंज कर दी ना, ये गलत हो जाएगा. सॉरी 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 सॉरी. इट शुड बी नॉट ओनली इज ही अ गुड डांसर बट ही इज ऑल्सो अ गुड सिंगर. बट ऑल्सो इज अ गुड सिंगर. बट ऑल्सो मैं यहाँ लिख देता हूँ. नॉट ओनली इज ही a good dancer but also but he is also a good क्या है? singer. a good singer. this is parallel structure. ये होगा करेक्ट. देखो, नॉट ओनली जब यूज करते हैं जनरली आप वर्ब पहले लिखते हो, सब्जेक्ट बाद में लिखते हो. जनरली द वर्ब इज रिटन फर्स्ट एंड देन उसके बाद में सब्जेक्ट आता है. ठीक है. वाई नॉट बट ऑल्सो गुड सिंगर. बट सेम प्रॉब्लम मृदुला. नॉट ओनली के बाद में वी हैव अ क्लॉज. इज आया ना, तो क्लॉज है, तो बट ऑल्सो शुड ऑल्सो बी फॉलोड बाय अ क्लॉज. तो अगर मैंने इज नहीं लिखा तो सिर्फ एक फ्रेज बन जाएगा, वर्ब गायब हो जाएगा. तो वी नीड टू मेक इट अ वर्ब ना, वी नीड टू मेक इट अ क्लॉज. यस मैत्री. तो दैट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट. सर नॉट ओनली इज फॉलोड बाय अ वर्ब बट ऑल्सो इजंट. हाँ, बट ऑल्सो नेगेटिव नहीं है ना. नेगेटिव्स के पहले नेगेटिव्स के बाद में आपको वर्ब प्लस सब्जेक्ट करना पड़ता है. दैट इज व्हाट वी कॉल सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन. शायद एडवर्ब में आपने पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा है तो आगे आएगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो एंड का यूज किया जाता है सिमिलर आइडियाज को ज्वाइन करने के लिए. ओके, देन she likes reading and writing, similar ideas. He is 18 and she is 16. clause यहाँ पर gerund करेक्ट. और का यूज करते ऑल्टरनेटिव्स के लिए. वुड यू लाइक टी और कॉफी, तो मतलब ऑप्शंस है यहाँ पर. जब आपके सामने ऑप्शंस हो तो यू यूज और. नॉर का यूज किया जाता है नाइदर, मतलब दोनों में से कोई नहीं. सो नाइदर द डॉग नॉर द कैट वांट्स टू गो आउटसाइड. हरजाब ने कुछ बोला है. हाँ, हरजाब करेक्ट. उर्वशी, जो ओवर वर्ड है दैट इज अ कोलोक्वियल वर्ड. द एक्चुअल वर्ड इज कौन सा कर रहे थे हम? हाँ, द एक्चुअल वर्ड इज और हियर, बिकॉज हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं. कंपैरिजन में ओवर यूज किया जा सकता है, राइट. सो नाइदर द डॉग नॉर द कैट वांट्स टू गो आउटसाइड. तो ये आपका डॉग है, ये कैट है, दोनों में से कोई नहीं, उसके लिए नॉर का यूज किया जाता है. देन for is for a reason. For example, she studied hard for she wanted to succeed. तो for is basically used to replace because और for का use एक situation में सेम होता है. आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, but for can also be used to replace because.
right? So she studied hard for or because she wanted to succeed. क्लियर हुआ है? हाँ हो सकता है दिमांश. हाँ यहाँ पर अलग तरीके से हो रहा है. चल वही मैंने बताया, एक तरीके से बिकॉज के लिए किया जा सकता है. ठीक है. फॉर इज करेक्ट. यस. एज इज यूज्ड समटाइम्स. यस मैत्री. सो क्यों करते हैं हम? कंक्लूजन दिखाने के लिए, रिजल्ट दिखाने के लिए, आउटकम दिखाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इट स्टार्टेड रेनिंग सो वी स्टेड इंडोर्स. सो वॉट एवर हैपेंड हियर, उसका आउटकम मैंने यहां पर लिखा है. फॉर आउटकम और कंक्लूजन वी यूज सो. ठीक है. क्या कुछ समझ में आ रहा है? बाय द वे, आर यू गाइस लर्निंग समथिंग और आर यू गाइस गेटिंग बोर्ड, या मैं पढ़ाना छोड़ दूं? क्या चाहते हैं आप? हर्षित ने यस सर बोल करके छोड़ दिया. सर आप समझो अब जो समझना है. मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे, जिसका आंसर आपको लगाना है आप लगा दो यस में. ठीक है. ऑल ऑफ द अबव भास्कर. ओके. तो छोड़ते छोड़ते पढ़ा देता हूं. कोई बात नहीं शुभ. ओके अंशुमन. चलो नेक्स्ट. येट इज यूज्ड फॉर कॉन्ट्रास्ट और सरप्राइज और इन अ वे कॉन्ट्राडिक्शन. तो जब भी आपको कॉन्ट्रास्ट या सरप्राइज या कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना होता है, देन यू यूज येट. सब इट्स अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. शी इज टायर्ड येट शी कीप्स वर्किंग. शी इज टायर्ड इज अ क्लॉज. शी कीप्स वर्किंग इज अनदर क्लॉज. तो बीच में आ गया येट, जो दोनों आइडियाज को कॉन्ट्रास्ट कर रहा है. शी इज टायर्ड, तो उसको क्या करना चाहिए? काम करना बंद कर देना चाहिए. येट शी कीप्स वर्किंग. कॉन्ट्रास्ट. राइट. देन यूज कॉमा विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हेन कनेक्टिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. राइट. मतलब क्या हुआ? जब भी आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करो, तब आपको कॉमा यूज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, शी लव्स टू रीड एंड ही इंजॉयज पेंटिंग. ना मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों इंडिपेंडेंट है या दोनों डिपेंडेंट है, या वन इंडिपेंडेंट वन डिपेंडेंट है? यहां पर शी लव्स टू रीड, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? शी लव्स टू रीड, मीनिंग इज कंप्लीट. आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, मतलब इंडिपेंडेंट. ही इंजॉयज पेंटिंग, meaning is complete. I don't need anything else. मतलब both are independent clauses. तो whenever you join two independent clauses, बीच में एक कॉमा आना चाहिए. ओके. कर्तव्य कैन स्पीक नाउ. कांट हियर यू कर्तव्य. बोलो भाई. Would you suggest 11th grade student to join boot camp this year as well? Yes, Garima. Why comma and have come together in a sentence? That's the rule. Whenever you join two independent clauses, तो आपको बीच में कॉमा डालना पड़ेगा. अब and के साथ कॉमा नहीं आता, that is a myth. And comma can be used together. Okay. Then whenever you have short and closely related clauses, तब आपको यहां पर कॉमा डालने की जरूरत नहीं है. तो मैं वही बता रहा था कि यहां पर कॉमा नहीं आया बिकॉज स्मॉल, शॉर्ट, क्लोजली रिलेटेड क्लॉजेस है. बट यहां पर क्या हुआ था कि दो अलग अलग पूरे क्लॉज बन करके आ गए थे. तो उस सिचुएशन में आपको यहां पर कॉमा लगाना पड़ता है. जब छोटे छोटे क्लॉज बनते हैं तो इन दैट केस यू डोंट नीड अ कॉमा. तो शी स्माइल्ड एंड वेव्ड. ओके. नो हर्षाप. नेक्स्ट, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉजेस, जो मैंने बता दिया है ऑलरेडी. बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बिकॉज इज अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. एंड इफ इट इज यूज्ड इन द बिगिनिंग, मतलब ये क्या है? आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज है. तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉजेस. दिस इज योर इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. दे स्टेड इंडोर्स. कर्तव्य, इफ यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लोअर योर हैंड्स. Then we have correlative conjunctions must be used in a pair, जो मैंने आपको बताया है. Not only should be followed by but also, hardly should be followed by when, no sooner should be followed by than. तो जो pair है वो pair वैसा का वैसा आना चाहिए.
ठीक है, ओके कर्तव्य, यू कैन स्पीक नाउ. Hello, यस am I कर्तव्य. audible? यस. Sir, in the sentence, she ओके. loves to read, there is no subject after the verb read. So isn't it incomplete? Like there is no word. What does she love to read? शी लव्स टू रीड एज इन रीडिंग एज अ हैबिट, तो यू कैन रीड एनीथिंग ना. Okay, sir. Thank you. राइट. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. तो नॉट ओनली डिड शी फिनिश हर होमवर्क बट शी ऑल्सो क्लीन्ड हर रूम. तो वही हुआ है जो नॉट ओनली आया है तो बट ऑल्सो भी आना चाहिए, आ गया है. दैट्स द रूल. यस आंचल. ओके, देन यू हैव टू मेंटेन अ पैरेलल स्ट्रक्चर. जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं वो इस रूल से फॉर्म होते हैं. 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो कंजंक्शंस से फॉर्म होने वाले हैं वो इस रूल से आने वाले हैं. क्या रूल है? यू हैव टू मेंटेन अ पैरेलल स्ट्रक्चर. दिस इज व्हाट वी कॉल पैरेलिज्म. पैरेलिज्म क्या होता है इसका मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में ये है कि अगर आपके सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर निकल करके आया है, सेम स्ट्रक्चर शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द सेंटेंस. कैसे? शी लाइक्स टू स्विम. टू प्लस वर्ब इज व्हाट वी कॉल इन्फिनेटिव. इफ यू डू नॉट रिमेंबर, टू प्लस वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव. दैट मीन्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हमने इन्फिनेटिव डाल दिया है. तो अब पूरे सेंटेंस में आप इन्फिनेटिव 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 ही यूज करोगे. टू हाइक इज एन इन्फिनेटिव, टू राइड इज एन इन्फिनेटिव. आप यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते. शी लाइक्स टू स्विम, हाइकिंग एंड टू राइड हर बाइक. वाई? बिकॉज टू स्विम क्या है? इन्फिनेटिव है. हाइकिंग क्या है? लेकिन जेरेंड है. फिर टू राइड क्या है? इन्फिनेटिव है. द पॉइंट इज इन्फिनेटिव जेरेंड इन्फिनेटिव ये अलग अलग इनकरेक्ट होता है. या तो पूरा जेरेंड होना चाहिए और पूरा इन्फिनेटिव होना चाहिए. जेरेंड क्या होता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म इज कॉल्ड जेरेंड, राइट? एंड टू प्लस वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव. तो दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द सेंटेंस. ठीक है? टू स्विम, हाइक एंड राइड इज करेक्ट. देयर इज नो प्रॉब्लम. वो टू को आपने फिर से कॉमन ले लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है? तो शी लाइक्स स्विमिंग, हाइकिंग एंड टू राइड ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. क्या होना चाहिए? राइडिंग हर बाइक. बिकॉज जेरेंड जेरेंड तो इट शुड बी जेरेंड. क्लियर है? बोलिए बोलिए बोलिए. दिस वन इज इनकरेक्ट. बोथ ब्लू एंड रेड वन आर करेक्ट. नो उर्वशी. I like reading, dancing and to sing. Is it correct or incorrect? तो कैसे करेक्ट करेंगे? I like reading, dancing and singing. करेक्ट. जेरेंड जेरेंड जेरेंड. ठीक है. नाइदर नॉर आइदर और का जो रूल था बाय द वे एक बार फिर से बता देता हूं. नाइदर नॉर या आइदर और के केस में यू जॉइन टू सब्जेक्ट्स. नाइदर और आइदर इज फॉलोड बाय फर्स्ट सब्जेक्ट. नॉर और इज फॉलोड बाय सेकेंड सब्जेक्ट. तो इस सिचुएशन में योर वर्ब अग्रीज विद द सेकेंड सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट दैट इज क्लोजेस्ट टू इट. जो क्लोजेस्ट होगा उससे अग्री करवाना है. राइट? यस अंशुमन. यस आर्या. ठीक है? सो आइदर हिज पेरेंट्स और हिज सिस्टर इज और आर एट होम. क्या आएगा बताओ? यस उर्वशी. देखो, फर्स्ट सब्जेक्ट इज पेरेंट्स विच इज प्लॉरल. सेकेंड सब्जेक्ट इज सिस्टर विच इज सिंगुलर. दैट मीन्स योर वर्ब अग्रीज विद द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट. क्लोजेस्ट क्या है वर्ब से? क्लोजेस्ट है सिस्टर विच इज सिंगुलर, so it should be is. So either his parents or his sister is at home. क्या कुछ क्लियर हुआ है? बोलिए भाई. तो एक काम करते, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, तो लास्ट के 10 मिनट्स बाकी है. डाउट्स ले लेते हैं. क्वेश्चंस के लिए आई विल अरेंज द नेक्स्ट सेशन. बट द रूल वाज इट शुड बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट ना. नहीं सुदर्शन, it should be according to the second subject. Okay?
फर्स्ट सब्जेक्ट वाला रूल कुछ और था. नाउ एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज रेज योर हैंड. कुछ भी आपको पूछना है प्लीज रेज हैंड. अगर आपको कोई डाउट्स नहीं है तो यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम. आई विल अपलोड दिस फाइल बाय टुमारो एंड यू कैन रिवाइज इट. फर्स्ट वाला कब था वो भी बता देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो when you have first subject here, then you have as well as, or along with, or together with, or accompanied by, ऐसा कुछ होता है. Then you have the second subject, then the verb. So the verb agrees with the first subject. Can you repeat last one? 1 second. Either his parents or his sister. तो इस situation में your verb agrees with the subject that is closest to it. Closest कौन सा है verb के? S2 है. तो जो S2 अगर singular होगा verb will be singular. S2 is plural, verb will be plural. First subject matter नहीं करता है इस situation में. अब एक बार डाउट्स देख लेता हूँ मैं. Do you have any favorite book recommendations? Trijal, if you are in 11th, I would recommend कि आप read कर सकते हो. If you are in 12th, I would not recommend that you read any book as of now. फिर भी आपको read करना है तो you can give me a text on Telegram. मैं आपको एक book list forward कर दूंगा. For those of you who do not know my Telegram ID is pivot1702, जो कि मैंने अपने text box में आपको forward कर दिया है. Along with, as well as, apart from, in addition. हाँ करेक्ट आन्या. सर इट्स अ जनरल डाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टक एंड स्ट्रक. स्टक का मतलब होता है फंस जाना. स्ट्रक इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, V2 ऑफ स्ट्राइक. कैन यू समराइज द क्लास? तो दक्ष वी हैव टॉक्ड अबाउट कंजंक्शंस. हमने स्टार्टिंग में कंजंक्शंस के बारे में, टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसमें फैन बॉयज आते हैं. सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब आफ्टर, सिंस, बिकॉज, बिफोर, बिफोर, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. एंड को रिलेटिव कंजंक्शंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन पेयर्स. राइट. फिर उसके बाद में हमने क्लॉज और फ्रेज की कुछ बात की और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को समझा. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर फैन बॉयज. फैन मतलब सॉरी फॉर, एंड, नॉर, but, or, yet. So these are called coordinating conjunctions. Can you explain as well as together with which you explained at last? 1 second. For example, my friends as well as my sister are or is, sorry, playing cricket. तो इस सिचुएशन में what exactly is happening? You are given as well as मतलब first subject is my friends, second subject is my sister. In this situation your verb agrees with the first subject which is plural, so it should be my friends as well as my sister are playing cricket. Okay, here difference between will and would. Will is for future tense, would is past modal कर्तव्य. would को हम past के लिए यूज करते हैं, future के लिए would is not used. फैन बॉयज मतलब फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. जानवी. रूल्स आर ओवर नाउ सोहन. वील डिस्कस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वन. सर व्हाट इज बूट कैम्प? बूट कैम्प में बेसिकली एक 4-5 दिन कुछ का कैंप टाइप का होता है जिसमें आपके कुछ क्लासेस होती है, कुछ एक्टिविटीज होती है. अलग अलग ऑफलाइन सेंटर्स पर बूट कैंप्स होते हैं. How is it wasn't warm independent? It wasn't warm. कहाँ पर था ये? क्लॉज वाले में आया था क्या?
कहाँ पर है भाई ये? इट वाजंट वार्म, कौन सा एग्जांपल था ये मैत्री? सर क्लासरूम मटेरियल एंड आरएसएम ग्रामर टॉपिक इज टू डिफरेंट। दक्ष द रीजन इज आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं दे आर मिक्स्ड क्वेश्चंस, बट आपको मिक्स्ड सॉल्व करने के लिए पहले एक बार जो टॉपिक है इंडिपेंडेंटली करना पड़ेगा, दैट्स फाइन। सर डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट, मे इज प्रेजेंट मोडल, माइट इज पास्ट मोडल। पास्ट मोडल होता है माइट, इट इंडिकेट्स अ पॉसिबिलिटी पास्ट में। जानवी आई एम नॉट श्योर कौन से बूट कैंप की बात चल रही है। अगर सुपर गाइड्स का बूट कैंप है तो वो इसी पर्पज से किया जाता है। सन वन, सन वाला कहाँ था मैत्री? इधर कहीं था क्या? हाँ, although the sun was shining, it wasn't warm. It wasn't warm, it's a complete sentence, it's an independent clause, ना? Yes, Daksh. आंचल कौन सी बात कर रहे हो आप? एक बार हैंड रेज करो। Isn't the sun was shining independent? नहीं, although यहाँ पर dependent, although is a subordinating conjunction, it introduces the dependent clause. So thus, although the sun was shining, it's a dependent clause. It wasn't warm is independent clause. Maitreyi, you can write the sun because noun pronoun agreement के according क्या होता है? Once the noun is used, you have to replace it with a pronoun. तो ये pronoun sun को replace कर रहा है ना? But does it mean कि उसकी meaning clear नहीं है? वन सेकेंड, कुछ हैंड रेज है क्या किसी के? कर्तव्य, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? लास्ट एग्जाम्पल फिर से बता देता हूँ। लास्ट एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल में एज वेल एज के केस में आपको फर्स्ट सब्जेक्ट से अग्री करवाना होता है। फर्स्ट सब्जेक्ट इज माई फ्रेंड्स विच इज प्लॉरल, दैट मीन्स योर वर्ब शुड बी प्लॉरल। अब आर और इज में से प्लॉरल वर्ब कौन सा है? आर इज द प्लॉरल वर्ब, सो दैट मीन्स आर शुड बी यूज्ड हियर। Sir, but I believe it refers to the weather and not the sun. But the point is again, it's a complete meaning. आपको अगर उस प्रोनाउन के जगह आप एक नाउन ऐड कर दो तो इट्स अ कंप्लीट मीनिंग ना। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स। इट वॉजंट वार्म, इट्स रेनिंग टुडे। तो अब यहाँ पे तो इट आया है, क्या ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? नो आंचल, इट्स नॉट एन एक्सेप्शन। जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आपको पहले वाले से एग्री करवाना होता है। ओके हरजाप। यस दक्ष। एनी अदर क्वेश्चंस एनीवन? दक्ष आप जब भी फ्री हो, आप कब फ्री हो मुझे बता देना, आई कॉल यू। No, we don't need to look for the second subject. 8:30 in the morning or in the evening, Daksh? उस टाइम पे तो आई हैव लेक्चर्स, तो मुश्किल है। चलिए, एनीवेज, इफ यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चंस नाउ, लेट्स कॉल इट अ डे। आई विल अपलोड दिस फाइल बाय टुमारो, और कुछ
और डाउट्स अगर होते हैं तो माई टेलीग्राम आई डी इज गिवन टू यू, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम, मैं आपके डाउट्स वहाँ पर क्लियर कर दूंगा. कुछ समझ में आया? बाय द वे, डिड यू लर्न समथिंग न्यू? Okay then. Great. Good night. Bye. Take care, everyone. Have fun. Bye, Shanaz, Arjab, Ariman, Anya. Good night. Good night, Shreyash.